मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मित्रों जीके जीएस का मित्रों प्रश्न आना एकदम अनिवार्य है, लिखित है। चाहे आप एसटीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर मित्रों जैसे बीपीएससी का, एसएससी का, बिहार एसएससी का, एएलपी का, या फिर मित्रों बिहार पुलिस का, या फिर आरपीएफ का, मित्रों सभी एग्जाम्स के लिए मित्रों जैसे जीके जीएस का क्लास मित्रों आपको अनिवार्य कर दिया गया है। अतः मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे मित्रों जीके जीएस के क्लास लिए जाते हुए जैसे डिटेल्स में आपको बताया जाता है। मित्रों तो बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? मित्रों दोपहर 12 बजेंगे, दोपहर 1 बजेगा, सुबह 10 बजेगा, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, दोपहर का 2 बजेगा। ठीक है, मतलब एप्पल आंसर में आपका क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है मित्रों कि ग्रीनविच को अन्य नाम क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर या फिर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। ठीक है, लंदन के पास मित्रों स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने में मित्रों 4 मिनट की कमी होती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, और जैसे सी में आपका है सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट एवं सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन ये सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। ठीक है मित्रों, जो हमारे पौधे और जानवरों के लिए मित्रों बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि यूएई की रियासती राज्य है। यूएई की रियासती राज्य है। ये में आपका अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अमल अल कैन और जैसे फुजैरा, रास अल खैमा। मित्रों आपको बताते चले कि बहुत ही अल्टरनेट नाम है। अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा एप्पल, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील के संबंध में सत्य है? यह विश्व का जैसे खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी दूरी बनाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा मित्रों बनाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? ए में अवसादी चट्टान, बी में रूपांतरित चट्टान, सी में मित्रों आपका अग्नि चट्टान, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैल में पाए जाते हैं तो कुछ आंतरिक शैल में भी मित्रों पाए जाते हैं, और कुछ खनिज जो ऐसे अवसादी शैल में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न का आंसर डी क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि भूपटल के टुकड़े में मेंटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, सी में मित्रों फैजिया सिद्धांत, डी में है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, और डी में मित्रों प्लेट सीमा सिद्धांत। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। ठीक है,
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, अग्नेय सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों और उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों 14/12/2023 को मित्रों पेपर 1 में पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, अवसादी चट्टान या अवसादी सेल। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि चट्टानों के चूर्ण होने होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। मित्रों बताते चले कि संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग अवसादी सेल से विस्तारित है। कितना प्रतिशत भाग? 75%। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, अल्पेशियन या उपयुक्त में से एक से अधिक? मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली, अल्पेशियन दोनों ये जैसे युवा पर्वत नहीं है, ये प्राचीन वलित मुर्दार पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का हो जाएगा गोंडवाना लैंड। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा क्योंकि मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों पूछ चुका है। तो मित्रों दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीपीय था जिसका अस्तित्व 9 परजीवी महाकल्प से लेकर जुरासी काल तक मित्रों माना गया है। अगला प्रश्न आपका है कि रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? ए मित्रों ज्वालामुखी उद्गार का, बी में बाढ़ की तीव्रता का, सी मित्रों भूकंप का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों भूकंप का मित्रों पैमाना को मापता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर इसको क्लियर कीजिएगा कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मित्रों मापी जाती है। बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों 7/12/2023 से मित्रों यह पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ए में आपका रिएक्टर पैमाना, बी में मरकली पैमाना, सी में महान हार्बर तरंग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारा हमारे मित्र शिष्य ऐसे हैं जो ए मित्रों आंसर जानते हैं जबकि ए इसका आंसर नहीं होकर के बी आंसर सही है। मरकली पैमाना, मरकली पैमाना मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मित्रों मरकली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकाला जाता है। जहां तीव्रता भूकंप मापने की गुणात्मक इकाई वही परिणाम मात्रात्मक इकाई है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। सी नंबर मित्रों कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। और मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक तरंग को मित्रों अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं और मित्रों प्राथमिक तरंग को मित्रों पी से सूचित किया जाता है। बताते चले मित्रों कि भूकंप के
जैसे तरंग मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप के तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक तरंग, जिसको मित्रों हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। प्राथमिक तरंग का मित्रों अधिकतम चाल जो है मित्रों जैसे 60% से अधिक तीव्र तरीका से चला जाता है। और मित्रों बताते चले कि मित्रों इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है मित्रों। द्वितीय तरंग को मित्रों हम लोग S से सूचित करते हैं। ठीक है, किसे सूचित करते हैं? S से। और द्वितीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है। तीसरा मित्रों धरातलीय तरंग को मित्रों लभ तरंग भी मित्रों बोला जाता है, जिसके कारण मित्रों लभ तरंग को मित्रों L से सूचित किया जाता है। आपको बताते चले कि धरातलीय तरंग को एसडी लव जैसे खोज किया था, जिसके नाम पर एल के नाम से मित्रों वो अपने नाम पर जैसे इस तरंग का नाम मित्रों दे दिया था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ए में आपका अर्जेंटीना है, बी में चिली है, सी मित्रों वेनेजुएला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वेनेजुएला। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है, और यदि सबसे अधिक लंबी पूछे तो क्या टिक करिएगा? नील नदी। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मित्रों एंडीज पर्वत से मित्रों टच करते हुए मित्रों क्रॉस करता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। एल नीनो जलधारा मित्रों कहाँ प्रवाहित होता है? तो मित्रों बताते चले कि एल नीनो जलधारा जो है मित्रों प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। ये पहल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल को असामान्य रूप से तापमान को जैसे मित्रों स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? ए में आपका अंटार्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, बी में प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, सी में है अटलांटिक महासागर एवं पिल्ला सागर को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को मित्रों पनामा नहर जोड़ता है। मित्रों बताते चले कि पनामा नहर का मित्रों जो निर्माण हुआ था मित्रों 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में मित्रों पनामा नहर का जैसे मित्रों निर्माण हुआ था। और पनामा नहर का मित्रों निर्माण जो करने का मुख्य उद्देश्य था मित्रों 2 जल मार्गों को जोड़ना एवं यह जैसे मानव निर्मित सबसे बड़ा जल मार्ग है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे अधिक या कम होता है? मित्रों ध्यान दीजिएगा वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? समताप मंडल का, क्षोभ मंडल का, मध्य मंडल का, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल का तापमान मित्रों सबसे कम होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा मध्य मंडल का तापमान जो है मित्रों 90 डिग्री सेल्सियस से मित्रों लगभग माना गया है। और आपको बताते चले मित्रों कि मध्य मंडल की ऊंचाई जो है लगभग 25 किलोमीटर तक लगभग मित्रों 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद मित्रों बहिर्मंडल और आयन मंडल और मित्रों पाया जाता है। इस प्रकार मित्रों मध्य मंडल हमारा आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है? मित्रों ए में है पश्चिमी विक्षोभ, बी में है काल वैशाखी, सी में मानसून से पहले वाली वर्षा डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि यह प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों 9/12/2023 9/12/2023 में मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है पेपर 2 में मित्रों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा
कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। ए में एशिया माइनर, बी में पश्चिमी एशिया, सी मित्रों पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है। क्या यह तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में मित्रों बारिश लाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। अनाच्छादन द्वारा, उन्नयन द्वारा, अपक्षय द्वारा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों यह प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों 18/12/2023 से मित्रों पेपर 2 में आपको पूछा हुआ भी है। तो मित्रों बताते चले कि मिट्टी का जो मित्रों निर्माण होता है आपको अपक्षय द्वारा होता है। अपक्षय मतलब कहने का मतलब मित्रों की विचरिंग द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपरदन के कारण मित्रों चट्टान के विघटन होता है और चट्टान के अपक्षेपित पदार्थ के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश होता है, जिससे मित्रों मिट्टी का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक जो है, बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक देश इसमें से कौन है। ये मित्रों अफ्रीका, बी में ब्राजील है, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो मित्रों बताते चले कि बॉक्साइड सबसे अधिक जो मित्रों अधिक मात्रा में उत्पादन होता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों यह प्रश्न बीपीएससी 2.0 मित्रों 14/12/2023 के मित्रों पेपर 1 में पूछा हुआ है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइड का मित्रों दूसरा उत्पादन करता है मित्रों। और बताते चले कि बॉक्साइड एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क है। बॉक्साइड एल्युमिनियम और गैलियम का मित्रों अयस्क है। बॉक्साइड एक अवसादी चट्टान से मित्रों निर्माण होता है। बॉक्साइड की चट्टान से तो अवसादी चट्टान से। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। यदि भारत का राज्य पूछेगा तो मित्रों उड़ीसा टिक और करना पड़ेगा, परंतु देश पूछेगा तो मित्रों आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। तो मित्रों बताते चले कि जीवाश्म ईंधन मित्रों गैर नवीकरणीय का मित्रों उदाहरण है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधन है। मित्रों बताते चले कि जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकता है उसे मित्रों गैर नवीकरणीय मित्रों हम लोग कहते हैं। और जो मित्रों कितने उपयोग कीजिए यदि वह समाप्त नहीं होता है उसे मित्रों नवीकरणीय कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज का घटक क्या है। ए में आपका सिलिका और एल्यूमिना है, बी में सिलिका और निकेल है, डी मित्रों सिलिका और मैग्नीशियम है, सॉरी सी में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। सिलिका और मैग्नीशियम महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो सिलिका और मैग्नीशियम। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि किसी महासागर के ऊपरी परत के महत्वपूर्ण पट्टी को मित्रों महासागरीय परपट्टी कहते हैं। तो यह मित्रों सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। मित्रों इसकी मोटाई जो है से 5 से 10 किलोमीटर तक मित्रों फैली हुई पाई जाती है। और ठीक है मित्रों, और इस परपट्टी की मोटाई जो मित्रों 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊंचाई यदि पूछेगा तो मित्रों 5 से 10 किलोमीटर, परंतु यदि मित्रों इसको मोटाई पूछेगा तो 30 से 50 किलोमीटर तक मित्रों इसकी चट्टान की मोटाई पाई जाती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा
जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात है, मतलब घटता है कि बढ़ता है कि स्थिर रहता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात मित्रों क्या हो रहा है। तो मित्रों बताते चलें कि मानव भूमि का अनुपात मित्रों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या यदि घट रहा है मानव का, तो मित्रों वह जगह जमीन जैसे मित्रों खाली होते जा रहा है, अतः उस जगह का मात्रा मित्रों खाली हो जाने के कारण मित्रों वृद्धि में गिना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सुनहरा रेशा का अभिप्राय है, मतलब बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि सुनहरा रेशा का अभिप्राय है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है चाय, बी में आपका कपास, सी में पर्सन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुनहरा रेशा अभिप्राय है। तो मित्रों सुनहरा रेशा का मित्रों अभिप्राय है, तो मित्रों इसका पर्सन से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि सुनहरा रेशा कहने के मतलब है कि गोल्डन फाइबर, ठीक है, का अभिप्राय पर्सन मतलब जूट से है। मित्रों सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरा रेशा जैसे मित्रों कहा जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। पूछ सकता है मित्रों कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न मित्रों कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ए में किजसी, बी में कलांग, सी में क्लूम्प, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किजसी, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि बलूचिस्तान में चलवासी मतलब जिसको खान बदोश बोलते हैं, मतलब आज यहाँ रहा कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा। मित्रों तंबू किजसी कहलाता है। खान बदोश के रूप में उन लोगों के मित्रों परिभाषित किया जाता है जिसका जैसे निवास स्थान जैसे निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। स्थानांतरित शील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। ये में आपका चीन होगा मित्रों, चीन और बांग्लादेश, बी में है मिल्पा और रोडेशिया, और सी में मित्रों लद्दाख और मलेशिया, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख और जैसे मित्रों मलेशिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा मित्रों कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो वह क्या होता है। ये मित्रों गली का कटाव, बी में सीट का संरक्षण, सी में है वनों की कटाई, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो मित्रों क्या होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गली की कटाव, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है आपको कि नीलाक्षण प्रक्रिया संबंधित है। नीलाक्षण प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, सी में मित्रों पौधों के जड़ों से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निछालन प्रक्रिया संबंधित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा ऊपरी सतहों के अवयवों के अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने वाली क्रिया को निछालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं जो पौधे की जड़ को प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। इस तरह इस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों जो का आज का अंतिम प्रश्न है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थल कृतियां बनती है पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब बर्फ द्वारा। इसके द्वारा
बर्फ द्वारा मित्रों बारीकी से इसकी व्याख्या प्रक्रिया कीजिएगा कि स्टेलाइट कंदराओं में जैसे मित्रों चूने युक्त जल टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने का जमाव से उल्टा स्थानांतरित संरचना निर्माण करता है, उसे मित्रों स्टेलाइट कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग ध्यान देंगे कि स्टेगमाइट किसको कहते हैं। तो कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना को जैसे मित्रों स्टेगमाइट कहते हैं। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन मित्रों रात्रि 7:30 बजे मित्रों जीके जीएस के क्लास मित्रों चलाए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों जरूर ज्वाइन करें। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक छोटा सा मित्रों सब्सक्राइबर करके मित्रों आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।